प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल में हमारे पास टोटल कितनी प्रॉपर्टी है? 7 से 8 प्रॉपर्टी है। 7 और 8 प्रॉपर्टी को ना यूज करने का एक तरीका होता है। क्वेश्चन जब हमारे पास आता है तो हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है कि हमें ये नहीं पता चलता कि कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है कौन सी नहीं लगानी। पर अगर आप तरीके से पढ़ते हो, मतलब प्रॉपर्टी वाइज पढ़ते हो उसको समझकर, तो आपके 80% क्वेश्चन में तो ये डिसाइड हो जाता है, देखकर पता चल जाएगा इसमें प्रॉपर्टी लगेगी। 20 से 10% के क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जिसमें हमें थोड़ी सी ज्यादा सोच विचार करना पड़ता है और प्रॉपर्टी को सर्च करना पड़ता है इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो मेनली अगर मैं आपको बात करता हूं, लास्ट में जो हमारी प्रॉपर्टी है -a से लेकर a वाली प्रॉपर्टी एक है। एक प्रॉपर्टी हमारी है फंक्शन a से लेकर b तक होता है, तो फंक्शन a प्लस बी माइनस एक्स वाली ये प्रॉपर्टी होती है। तो इन प्रॉपर्टीज में हमें थोड़ी सी दिक्कत आती है क्योंकि इनका एक क्वेश्चन तो हमें समझ में आता है, बस उसी की तरीके से 4 से 5 क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो हमने करना क्या है, हमने कुछ नहीं करना, हम पहले एक एक प्रॉपर्टी को तरीके से पढ़ेंगे और तरीके से रिवाइज करेंगे और उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। जो क्वेश्चंस मैं आप लोगों को हर प्रॉपर्टी में बता रहा हूं वो प्रॉपर्टी के क्वेश्चन एटलीस्ट वो प्रैक्टिस कर लेना। फिर उसके बाद जब एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तब तुम्हें कोई प्रॉब्लम कम आएगी। इंटीग्रेशन ऐसा है जिसमें ऐसा मैं कह ही नहीं सकता कि प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी वैरायटी होती है, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया लगता है। ठीक है, सबसे पहली प्रॉपर्टी है, अगर हम पहली प्रॉपर्टी को बोलते हैं तो प्रॉपर्टी होती है a टू b, है ना, और f ऑफ x dx इज इक्वल टू द इंटीग्रेशन a टू b एट f ऑफ y dy, राइट। तो अब इसे ना याद करने का तरीका क्या है, इसको याद करने का तरीका ना मैंने क्या किया ना, हर प्रॉपर्टी के ना कुछ नामकरण कर दिया अपनी तरफ से ताकि मुझे याद करने में आसानी हो जाए। 7-8 प्रॉपर्टी है, सबके नामकरण कर दिए ताकि जब मैं बोलूं हाँ यार ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी, नाम है, नंबर बोलूंगा तो हो सकता है आप नंबर वाइज उसे सेटल डाउन करोगे, तो नाम बोल दिया तो नाम कहीं भी हो आप उसको डायरेक्टली वैसे कर सकते हो। ठीक, इस प्रॉपर्टी का नाम रखा मैंने वेरिएबल चेंज प्रॉपर्टी। वेरिएबल चेंज प्रॉपर्टी का मतलब क्यों रखा गया है तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, इसका नाम हमने क्या रखा है, वेरिएबल चेंज प्रॉपर्टी। वेरिएबल चेंज प्रॉपर्टी, वेरिएबल चेंज लिख देता हूँ बस। ठीक है, ऐसा क्यों लिखा गया, देखो वो ये कहता है कि मान लीजिए आपने एक फंक्शन लिया, क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई, है ना, π/2 ले लिया, और यहाँ पर मेरे पास आता है साइन एक्स dx। तो यह जो इंटीग्रेशन है ये किसका इंटीग्रेशन है, ये साइन का x के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे वेरिएबल कौन हुआ, x हुआ, तो x के रिस्पेक्ट में जब आप करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस में cos x आ जाएगा, एंड यहाँ से जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी होगी, 0 से लेकर π/2, ये सिंपल सा आ गया। फिर हम वही प्रॉपर्टी लगाएंगे, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट। एक आप लोगों को छोटा सा सजेशन है, जब भी आप माइनस इस तरह से माइनस होता है इंटीग्रेट करने के बाद आता है तो उस माइनस को तमीज के साथ बाहर कर दो। मतलब यही नहीं कि अपर लिमिट है हम दिमाग लगाएंगे अपर लिमिट के साथ ही अंदर रखेंगे, अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगा रहे हैं, आपके पास कैलकुलेशन की गलती होने के चांस बढ़ जाते हैं और कुछ नहीं, आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस करना पड़ता है। तो कहने का मतलब यह है, इसमें सबसे पहले मैं क्या करूंगा, माइनस मैंने बाहर कर दिया और मेरे पास क्या लिखा है cos x, और यहां से क्या हो जाएगा π/2 और 0 हो गया। अब मैं अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगाऊंगा तो मेरे से गलती होने के चांसेस ना के बराबर हैं। अगर कोई गलती करना ही चाह रहा तो करेगा ही। तो यहां से वैल्यू कितनी होगी, माइनस ब्रैकेट में अपर लिमिट कितनी है, π/2 है, तो हमने रख दिया cos π/2 एंड माइनस में cos 0। cos π/2 की वैल्यू 0 होती है और cos 0 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से वैल्यू आ गई 0 माइनस में 1, तो ओवरऑल आंसर कितना आ गया 1, मेरे पास ओवरऑल आंसर है। ये तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हमें पता है। वेरिएबल चेंज प्रॉपर्टी कहाँ यूज हुई, वो ये कहता है कि अगर यही क्वेश्चन मुझे दिया होता नए वेरिएबल के साथ, यानी कि कहने का मतलब ये है इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2, मैंने लिमिट वही रखी है, मैं फंक्शन भी वही रख रहा हूं। यहाँ पे क्या आया आपका साइन y आया, साइन y आया। अब आप देखो सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल चेंज किया गया, तो वेरिएबल चेंज करने से कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा, इंटीग्रेशन के ऊपर साइन का जो इंटीग्रेशन होता था वही साइन इंटीग्रेशन होगा। तो यहाँ इंटीग्रेशन कितना आएगा, अगेन माइनस कॉस y, है ना, 0 से लेकर π/2। आप
इस सिचुएशन पे पहुंच गए, दोनों सेम है। जब आप इसे सॉल्व करोगे, अगेन माइनस आपने बाहर ले लिया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस वाई माइनस, सॉरी मैंने लिमिट लगा रहा था, कॉस वाई पाई बाय 2, तो यहाँ से माइनस ले लेंगे बाहर, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगेन आप इसे पुट कर दीजिए, पाई बाय 2 माइनस में कॉस 0, तो वैल्यू कितनी आ गई, फिर से आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। इसलिए मैंने इसका नाम क्या रखा है, वेरिएबल चेंज प्रॉपर्टी। आप वेरिएबल चेंज कर दोगे, लिमिट नहीं चेंज होगी, फंक्शन नहीं चेंज होगा, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल चेंज होगा, तो आपके आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरी, 0.01% चांस है कि इस पे कोई क्वेश्चन आए, 0.01% चांस है कि सीबीएसई में इस प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन आए। इस प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन ना के बराबर आता है। फिर ये बात है, ये प्रॉपर्टी का क्या यूज रहा, इस प्रॉपर्टी का यूज होता है एक क्वेश्चन में। जब हम प्रॉपर्टी नंबर 7 और 8 पढ़ेंगे ना, तब इस प्रॉपर्टी का हम लोग यूज करेंगे। तो आ जाओ तो हम लोग क्या करेंगे, तब इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, कब, जब एक प्रॉपर्टी नंबर 7 और 8 यूज करते हैं। अदरवाइज ये किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी यूज नहीं होगी, और डायरेक्ट इस पर आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। हाँ जी, मैंने क्या बताया, मुझे प्रॉपर्टी पढ़ानी है ना। आप प्रॉपर्टी को पढ़कर, जब तक आप प्रॉपर्टी नहीं जानोगे, तो इस प्रॉपर्टी का यूज किसी क्वेश्चन में अगर हो रहा होगा, तो आप कैसे यूज करोगे, आपके पास ये प्रूफ तो होना चाहिए। ठीक है, हालांकि इस प्रॉपर्टी का प्रूफ अदर तरीके से है, हम रिवीजन कर रहे हैं, तो रिवीजन में हमें प्रूफ और इन चीजों से कोई मतलब नहीं है फिलहाल। अभी हमें प्रॉपर्टी समझनी है एंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करना सीखना है। ठीक है ना, तो आगे चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 2 में हमारे पास क्या आता है वो भी देख लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2 जर्नली होता है, ये रही आपके पास, ए से लेकर बी तक cos, सॉरी नॉट cos, एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू द b2 लेकर b21 माइनस एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 और 2 में क्या डिफरेंस है, प्रॉपर्टी नंबर 1 एंड 2 में ये डिफरेंस है। 2 की बात करते हैं, 1 आप भुला देते हैं। 1 वेरिएबल चेंज था, इस प्रॉपर्टी का नाम मैंने लिख दिया, मैंने रखा है लिमिट चेंज प्रॉपर्टी। लिमिट चेंज प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी यूज होती है, ये काफी बार यूज होती है, कई जगहों पे यूज होती है। ठीक है, तो यूजफुल प्रॉपर्टी है। लिमिट चेंज क्यों रखा गया, अगर इसका ए से लेकर बी तक है ना, अगर ये ए से बी तक है, मैं जब लिमिट चेंज कर रहा हूं तो मेरा साइन कितना आ जाता है, माइनस हो जाता है। मतलब ओवरऑल जो मैग्नीट्यूड आएगा ना, जो आंसर आएगा, उसमें सिर्फ माइनस का चेंज आएगा। परंतु इसमें किस चीज का हम ध्यान रखते हैं, हमारा फंक्शन चेंज नहीं होता है। हमारा फंक्शन जो है एफ एक्स है तो एफ एक्स ही रहेगा, वेरिएबल एक्स है तो वेरिएबल एक्स ही रहेगा। सिर्फ जो लिमिट ए से बी जा रही थी, अगर हम उसे रिवर्ट कर देते हैं, बी से ए कर देते हैं, तो हमारा जो आंसर आएगा, मान लीजिए इसमें आंसर आ रहा है +3, तो अगर ये लिमिट चेंज करके सॉल्व करते वही क्वेश्चन, तो हमारा आंसर आता -3। एग्जाम्पल देख लेते हैं, छोटा सा सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया था उसी को ले लेते हैं ना, ज्यादा बेटर है। तो इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2, 0 से लेकर 0 to π/2 ले लिया, और हमने यहाँ पे ले लिया sin x dx। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन i हो गया। सेम प्रॉपर्टी पे, मतलब सेम क्वेश्चन पे हम अलग प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, माइनस, अब मैं माइनस को डायरेक्टली बाहर रख दूं, पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, तो ये π/2 आ गया, कोई इशू नहीं। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो माइनस बाहर है, तो ये क्या हो जाएगा, cos π/2 माइनस cos 0 आ गया। cos π/2 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, तो यहां से वैल्यू कितनी आएगी, 0 - 1, और आंसर अगेन 1 आया। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को हम चेंज करके लिखते हैं, है ना, मतलब चेंज क्या किया हमने, π/2 से लेकर लिमिट हमने कहां कर दी, 0 कर दिया, पर फंक्शन को नहीं छेड़ा गया, फंक्शन सेम है। फंक्शन कितना है हमारा, sin x है, sin x dx फंक्शन है, तो sin x का इंटीग्रेशन वही सेम आएगा, माइनस ऑफ cos x, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, π/2 ये रहा, और ये 0 रहा। अब फिर वही अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो,
तो जब आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो यहाँ क्या आएगा, अपर लिमिट यानी cos 0 एंड यहाँ पे cos पाई बाय 2। तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो आपने जब वैल्यू पुट किया माइनस ऑफ 1 माइनस 0, ओवरऑल आंसर जो आपका आया वो -1 आता है। कितना आया वो -1 आया। तो ये आपका आंसर आ गया -1। ठीक है ना, बहुत सिंपल है, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। आप अगर समझो तो इस तरीके से लिमिट चेंज प्रॉपर्टी नाम दिया है ताकि हमें याद रहे। लिमिट चेंज वाले में सिर्फ क्या होता है, हम सिर्फ लिमिट चेंज करते हैं, जो भी आंसर आता है, जैसे यहाँ 1 आया तो उसके बाद आंसर कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। ठीक है, इस प्रॉपर्टी का भी यूज सबसे कम है, 2-3 क्वेश्चंस में ही यूज होता है। ठीक है, जो प्रॉपर्टी नंबर 3 से स्टार्ट होता है, मेनली डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस हमारे प्रॉपर्टी नंबर 3 से स्टार्ट होते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3 का नाम मैंने क्या रखा है वो भी देखते हैं। आपके पास प्रॉपर्टी नंबर 3 है, इसको इस तरह से पढ़ते हैं, जैसे हमारे पास कोई भी लिमिट a से लेकर b तक फंक्शन f ऑफ x है dx, thus is also break in the limits like a से लेकर c1 f of x dx plus c1 c2 f of x dx plus c2b f of x dx। तो अकॉर्डिंगली ये फंक्शन इस पार्ट्स में जैसे जैसे हम लिमिट चेंज करेंगे तो वही फंक्शन उस पार्ट्स में डिवाइड होता रहेगा। वो हम अभी क्वेश्चंस करेंगे तो हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात ये है, ध्यान रखना। अच्छा, इसका नाम क्या रखा था हमने, लिमिट ब्रेक प्रॉपर्टी। इसका नाम क्या है, लिमिट ब्रेक प्रॉपर्टी। ठीक है, लिमिट ब्रेक हो गया, लिमिट ब्रेक प्रॉपर्टी हो गया इन दिस केस। हाँ जी, इन दिस केस क्या हो जाएगा, लिमिट ब्रेक प्रॉपर्टी में हमारे पास लिमिट कैसे ब्रेक हुई, ये हमारी जो लिमिट थी a से लेकर b तक, ठीक है ना, a से लेकर b तक की लिमिट में, तो a से हमने c1 से c2, c2 से b तक, अंडर टू a टू b है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ a इज लेस देन c1, c1 लेस देन c2 एंड c2 इज लेस देन b। तो ये इस पार्ट में चलता है। मेनली जितने क्वेश्चंस इसके बनते हैं वो सारे क्वेश्चंस बनते हैं मॉडुलस के। मैक्सिमम मतलब 99% जो क्वेश्चन इसका बनेगा वो मॉडुलस का ही बनता है। 1% क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी फंक्शन ब्रेक के फॉर्मेट में दिया होगा और आपको लिमिट लगाकर सॉल्व करना होगा। तो पहले मैं 1% क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। कहने का मतलब आप लोगों ने कंटिन्यूटी में कुछ क्वेश्चंस किए होंगे, इस तरीके के क्वेश्चंस किए होंगे। f of x is equal to the function 2x, x is less than equal to 1 and 2x minus में 1, x is greater than 1, इस तरह का क्वेश्चंस किया था। ये एक्चुअल में फंक्शन ब्रेक्ड है, कहां पर, 1 पे ब्रेक्ड है। ठीक है ना, तो इस तरह के क्वेश्चंस हमारे इसमें भी आते हैं लिमिट ब्रेक प्रॉपर्टी में। तो जैसे एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, पहले उसी से स्टार्ट करते हैं, पहले उससे स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। हमारे पास एक क्वेश्चन है, कहता है इवेल्युएट -1 से 2 फंक्शन f of x dx इज इक्वल टू द ये हमें इवेल्युएट करना है ना, इवेल्युएट वेयर जो fx है आपके पास, वो आपके पास है 2x + 1, x इज लेस देन इक्वल टू 1 एंड x - 1, x इज ग्रेटर देन 1। तो आपको दिख रहा है ना, आपके पास जो फंक्शन है वो आपका 1 पे ब्रेक्ड है। अगर मैं आपको इसे समझाऊं सॉल्यूशन पार्ट में, हमारे पास जो फंक्शन का ब्रेक है वो क्या है, ये ब्रेकिंग पॉइंट है, x इज इक्वल टू 1, दिस रीजन इज x इज लेस देन 1 एंड दिस रीजन इज x इज ग्रेटर देन 1। ये दो रीजन है हमारे पास। ठीक है, लेस देन 1 अगर है तो फंक्शन किस तरीके से बिहेव करता है, 2x प्लस में 1 की तरीके से बिहेव करता है, और x इज ग्रेटर देन 1 है तो फंक्शन कैसे बिहेव करेगा, x - 1 की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, परंतु उसके बाद भी हमें रिस्ट्रिक्शन दिया है भैया, x इज इक्वल टू 1, लेस देन तो बहुत बड़ा होता है, इंफिनिटी तक होता है, और ग्रेटर देन भी बहुत बड़ा होता है, अप टू इंफिनिटी तक होता है। तो फिर करना क्या है इसमें, कैसे करेंगे इसको, तो हम लोग इसको कैसे करेंगे,
हमारे पास यहां से आ जाएगा, ये वाला पार्ट है, हमें ये दिया हुआ है, हमें इंटीग्रेशन की लिमिट ऑलरेडी दी हुई है, कितनी दी है, -1 से लेके 2 तक। तो इसके लिए हमने -1 और 2 के बीच में ये फंक्शन को हमने कंसीडर करना है। तो यहां पर देखो लेस देन के लिए मेरा फंक्शन कैसे था, जो fx फंक्शन है लेस देन 1 के लिए कितना है, 2x प्लस में 1 है, और ग्रेटर देन एरिया के लिए क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू कितना है, x प्लस x माइनस में 1, x माइनस में 1, है ना। बस हो गया सिंपल। अब यानी वो क्वेश्चन किस तरीके से ब्रेक हो जाएगा, जो हमारे पास क्वेश्चन है -1 से लेकर 2 तक fx dx इज इक्वल टू कैसे बिहेव होगा, -1 से लेकर 1 तक, -1 से 1 तक की लिमिट अंडर टू द फंक्शन, कौन सा फंक्शन आएगा, 2x प्लस 1 dx, ये फंक्शन आ जाएगा, प्लस साइन 1 से लेकर 2 तक की लिमिट, और हमारा फंक्शन कितना आ जाएगा, x माइनस में 1 dx। ठीक है, सिंपल इंटीग्रेशन है, लीनियर की इंटीग्रेशन तो सबसे आसान होती है। तो हमने जब इसको इंटीग्रेट किया तो इंटीग्रेशन कितनी आएगी, 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय द 2 प्लस ऑफ x, यहां पर आ गया, एंड -1 से लेकर 1 तक, फिर प्लस का साइन, यहां से कितना आ जाएगा, x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस x, और यहां से 1 से लेकर 2 तक आएगा। अपर लिमिट और लोअर लिमिट को सॉल्व करते समय एक चीज का विशेष ध्यान रखना है, ताकि हमारे मार्क्स ना कटे। मतलब ये नहीं है कि स्टेप्स है वो आपकी एक तरह की करेक्शन ना करने का तरीका है कि आप उसमें करेक्शन ना करो, मतलब उससे करेक्शन गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं, आपकी गलतियां कम होती हैं अगर आप प्रॉपर ब्रैकेट का यूज करते हो। तो बहुत सारे आंसर शीट देखता हूं मैं, तो बहुत सारे आंसर शीट्स में यही प्रॉब्लम आती है, मतलब पूरा क्वेश्चन सही होता है, जब कैलकुलेशन करने की बारी आती है तो हम ब्रैकेट्स और इन सब चीजों को ठीक से यूज नहीं करते हैं, सब कुछ सही होते हुए लास्ट के एक नंबर हम फालतू में दे देते हैं टीचर को। तो आप ब्रैकेट को कैसे यूज करोगे, यहां पर आपने ले लिया अपर लिमिट, जैसे यूज किया, अच्छा ये तो कट गया, अपर लिमिट कितना हो जाएगा 1 स्क्वायर, अगर आपको कैलकुलेशन डायरेक्टली आती है तो बहुत अच्छी बात है, तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 1 प्लस में 1, इसे ब्रैकेट में क्लोज कर दो, जो भी साइन आता है इसका, जो भी साइन आएगा, ठीक है। उसके बाद माइनस ऑफ दिस, -1 का स्क्वायर 1 देगा, बट -1 ये -1 दे देगा, क्लोज एंड ये। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में फटाफट स्टेप बढ़ाने, वो फास्ट करने के चक्कर में ये स्टेप स्किप करके दिमाग में कैलकुलेशन करके उसे सॉल्व कर देते हैं। तो ऐसा ना करो तो ज्यादा बेटर है, अपनी स्पीड बढ़ाओ इसे लिखने में, इतना समय होता है कि आप अपनी स्पीड बढ़ाकर इसे लिख सकते हो। तो यहां से प्लस का साइन आ गया, फिर अपर लिमिट आ गई, अपर लिमिट में कितना हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय द 2 माइनस में 2, क्लोज कर दिया -1, 1 डिवाइडेड बाय 2 -1, एंड यहाँ पे ये क्लोज कर दिया। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू तो आपका बच्चा कितना, सिर्फ यहां से 2 बचता है, ये 0 हो गया, ठीक है। ये वाली वैल्यू कितनी बचती है 2, ये भी 0 हो गया, फिर प्लस का साइन बचा ना, ये वाला प्लस का साइन ये रहा, यहां से ये माइनस है, तो माइनस अगर मैं ऐसे करता तो -1/2 आएगा, है ना, 1/2 माइनस में 1, -1/2 आएगा, तो ये कितना हो जाएगा -1/2, तो वैल्यू कितनी हुई 2 डिवाइडेड बाय दिस एंड 5 डिवाइडेड बाय द 2, ये आंसर आ गया। आया समझ में, तो बहुत सिंपल है ये, इस तरीके से हम इसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी का सबसे ज्यादा यूज होने वाले क्वेश्चन है मॉडुलस क्वेश्चन। मॉडुलस क्वेश्चन में बहुत सारे तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, मैं आपको ना सबसे पहले चीजें सिखाता हूँ, मॉडुलस ब्रेक कैसे होता है। अगर आपको मॉडुलस ब्रेक करना आता है ना, आप अपने तरीके से जैसे करते होगे ठीक है, और मॉडुलस क्रैक करने का एक ना मैं बहुत सिंपल सा तरीका बताता हूँ, बड़े आराम से आप उसे समझ लो, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है, और उसी पैटर्न को आप फॉलो करो, आपके एक सिंगल मार्क्स नहीं कटेंगे और आपसे गलती नहीं होगी, इतनी श्योरिटी है, गलती तो होगी ही नहीं कते, अगर आपने मेरे इस मेथड को फॉलो कर लिया तो। मॉड को कैसे ब्रेक करना होता है, उसका एक सिंपल सा क्रैक है। देखो सबसे पहले हम लोग मॉड की बात करते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यह फंक्शन है, हमने बचपन से एक ही चीज जानते आए हैं मॉड के बारे में, कि मॉड के अंदर कुछ भी डालो वो पॉजिटिव बना के देता है, उसका काम ही सबसे अच्छा, लाइफ में हमें मॉड जैसा ही होना चाहिए, ठीक है, कुछ भी हमारे अंदर आए हमें क्या देना है, उसका पॉजिटिव आउटपुट देना है।